जय हिंद भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं, जो कि आपका मैथ सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें प्रश्नावली 5.1 आपको सामने यहाँ पर सो रहा है, ठीक है। तो 5.1 को हम आज फुल्ली स्टेप में सॉल्यूशन देखेंगे, किस तरीके से क्या करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से हम राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर सत्य और असत्य आपको बताना है पहले में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सत्य असत्य क्या रहेगा। तो पहले में बोला गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्या ये पूछा गया है। तो एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है या असत्य, क्योंकि एक बिंदु से हम अनेक रेखा खींच सकते हैं। तो पहला का जो आंसर रहेगा आपका, आपको लगा लेना है यहाँ पर असत्य, ठीक है। और असत्य लिखना क्या है, इसके आगे क्या लिखना, ध्यान से किया। आगे आपको लिखना है कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक बिंदु है, उससे ये रेखा भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, इसलिए अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बोला गया, आपको देखने को मिलेगा दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती है। दो भिन्न बिंदु मतलब कि दो बिंदु है, उनसे कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है असंख्य रेखा खींची जा सकती है, ऐसा बोला गया है। तो ये असत्य, सेकंड वाला भी असत्य रहेगा, ठीक है। और क्यों रहेगा वो आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं। एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इन दोनों को टच करते हुए कितनी रेखा खींच सकते हैं, बस हम एक ही रेखा खींच सकते हैं ना, ये वाली। ऐसी भी नहीं खींच सकते, ऐसी नहीं खींच सकते, क्योंकि एक या तो एक को टच करेगी या तो करेगी नहीं, इसलिए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर का यहाँ पर बोला गया है कि एक शांत रेखा दोनों रूप और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या। एक शांत रेखा है कोई, उसे हम अगर दोनों रूप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं क्या, तो जी हाँ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो है यूक्लिड की जो अवधारणा है उसमें दिया गया, अवधारणा नंबर 2 में दिया गया है, इसलिए उसके अनुसार बढ़ा सकते हैं। फोर्थ नंबर का आंसर देखेंगे, तो फोर्थ नंबर के आंसर में देखेंगे, बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि अगला बोला गया क्वेश्चन फोर्थ में, यदि दो वृत्त बराबर है और उनकी त्रिज्या बराबर होती है क्या, ये बोला गया है। तो अगर वृत्त बराबर है तो उनकी परिधि बराबर रहेंगे, उनकी त्रिज्या भी बराबर रहेगी, ठीक है। तो संपाती रहेगा अगर वृत्त, तो ये सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी सत्य। फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ नंबर का है, फिफ्थ नंबर बोला गया आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा क्या। तो आकृति हम देखते हैं 5.9 कहाँ पर दिया गया है, बुक आपके पास होगी, आप चाहे तो क्वेश्चन उससे मैच कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, यहाँ पर बोला गया ये आकृति दी गई है, इनमें बोला गया कि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है। तो यहाँ पर ए बी बराबर एक्स वाई हो सकता है क्या, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये होगा क्योंकि यहाँ पर अभी आपको बताया था, क्योंकि ये एकदम सत्य आपको लगा लेना, उसका कारण हम बताते हैं। यहाँ पे बताया गया ये ए बी की जो वैल्यू है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू की जो वैल्यू है एक्स वाई के बराबर है, मतलब ए बी की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू दोनों बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 2। अब यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा देना है और इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है और वे क्या है और इन्हें आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है, चार बताई गई है, समांतर रेखा, लंब रेखा, इस तरीके से पूछा गया है। तो ये आपको बनाकर बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। समांतर रेखा क्या होती है, लंब रेखाएं क्या होती है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। पहला बोला गया समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा, आपको समांतर रेखा बनानी है, मतलब सीधी चलने वाली रेखा। तो समांतर रेखा कैसी होती है आपको पता ही है, इस तरीके से कुछ ये पॉइंटिंग रहती है, ये समांतर रेखा होती है। यहाँ पे एक एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, ये बी पॉइंट, ये हो जाएगा ए पॉइंट, यही समांतर रेखा होती है, ठीक है। इतना हो गया। सेकेंड बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, सेकेंड बोला गया है कि लंब रेखा बनाना आपको, ठीक है। यहाँ बनाना है आपको लंब रेखा या रेखाएं, आप जो भी आपको लिखना है उस तरीके से लिख लीजिएगा, आपको आंसर आना सही, ठीक है। तो लंब रेखा किस होती है, 90 डिग्री के एंगल पे बनती है। तो आपको यहाँ पर स्केल का यूज करना पड़ेगा, मेरे पास अभी स्केल है नहीं यहाँ पर, तो आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है 90 डिग्री के एंगल पे डायरेक्ट। और यहाँ पर चतुर्थांश बना लीजिए, अगर ज्यामिति की अगर आपने क्लासेस देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही है लंब, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री के एंगल पे बना है, ठीक है। और यही लंब रहेगा, ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट, ये हो जाएगा नीचे डी पॉइंट और ऊपर हो जाएगा आपका सी पॉइंट, ठीक है। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने दो चीजें कंप्लीट कर दी है। हमने यहाँ पर रेखा का, अब हमने यहाँ पर समांतर रेखाएं और यहाँ पर आपको बता दिया है लंब रेखाएं क्या होती है। अब आगे चलेंगे और अब बताएंगे रेखाखंड क्या होता है और किस तरीके से उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में बोला गया है रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड, ठीक है। अब रेखाखंड बनाना है आपको नेक्स्ट में। तो रेखाखंड देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा, क्योंकि टॉपिक है इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाए। तो रेखाखंड ऐसा बनाना है, किसी रेखा की किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। मतलब कि कोई रेखा है, उसके बीच के जो मध्य बिंदु की दूरी होती है उसे रेखाखंड कहते हैं। तो वहां सबसे पहले तो आपको रेखाखंड के लिए एक रेखा बनानी पड़ेगी। ये रेखा हमने बना दी, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसे हम देंगे ए पॉइंट, इसे देंगे बी पॉइंट। अब क्या बोला हमने कि किसी रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड बोलते हैं। मतलब इसके बीच में भी दो बिंदु बनाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सी और ये हो जाएगा डी। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है वही रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इतना आपको बनाना है। अगला है, क्या पूछा गया, अगला पूछा गया है इसमें वृत्त की त्रिज्या। क्या पूछा गया है, वृत्त की त्रिज्या आपके बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अब वृत्त की त्रिज्या कैसी होगी, तो कुछ नहीं, एक वृत्त बनाइए, सर्कल बना लीजिए एक। ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट जो रहेगा उससे एक साइड की तरफ की जो दूरी रहेगी वही त्रिज्या रहेगी। ठीक है, तो ओपी ये त्रिज्या हो जाएगी, ओपी ये त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। सेकेंड आपको यहाँ पर पूछा गया है, वृत्त की त्रिज्या हमने कंप्लीट करा दी। सेकेंड पूछा गया है वर्ग क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, तो वर्ग कुछ नहीं होता है, स्क्वायर को ही वर्ग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्ग, जो कि इसके चारों कोण जो है 90 डिग्री के एंगल रहेंगे, चारों भुजा बराबर रहेगी, ये चारों भुजाएं भी बराबर रहेगी, ये एंगल भी बराबर रहेंगे। ठीक है, यही वृत्त कहलाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, प्रश्नावली 1.5.1 का। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी आई होप दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे नीचे क्वेश्चन नंबर दिया है 3। यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दी गई दो अवधारणाओं पर विचार करना है और उन्हें बताना है। तो पहली है, दो भिन्न बिंदु ए बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। ठीक है, इस तरीके से बोला गया है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आई होप सभी को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बेसिकली तो बुक होगी तो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ऐसे परिभाषित करना है ऐसे बिंदु को, एक ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द जिनकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए और ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें दो अलग अलग स्थितियां होती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले बताना है कि दो बिंदु हैं ए और बी और दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु आपको बनाना है विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि एक कोई बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि ऐसे बिंदु बनाने हैं ए और बी जिसके बीच में, ठीक बीच में एक बिंदु सी स्थित होना चाहिए। तो एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, इन्हें दो को मर्ज करिए, इसे दे दीजिए ए और इसे दे दीजिए बी, इसके ठीक बीच में आपको बना लेना है सी। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा, ये होगा आपका कंप्लीट। यदि बिंदु है यहाँ पर, और इसके साथ और क्या लिखेंगे हम, तो आपको यहाँ पर लिखना है यदि दो बिंदु ए और बी दिए हैं उनके बीच स्थित, जो बीच में सी अगर स्थित है तो यहाँ पर जो है ए सी प्लस अगर हम सी बी करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ए बी की। ठीक है, बस इतना प्रोसीजर लिखना है, आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका इसमें बोला गया है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, यह काम ऐसे काम कम से यह कम से कम ऐसे बिंदु विद्यमान है कि वे रेखाएं पर स्थित नहीं है, रेखा पर स्थित नहीं है पहला, और इसकी अवधारणा में कोई परिभाषित शब्द नहीं है। क्या ये अवधारणा अविरोधी है, क्या कि ये यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है, तो इसे भी हम समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया था कि कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है। ठीक है, 3 बिंदु है पर वह रेखा पे स्थित नहीं है। तो रेखा पर स्थित नहीं है तो ये त्रिकोण या त्रिभुज होगा, तभी यहाँ पर रेखा पे स्थित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज बना लेना है सबसे पहले। अगर रेखा पे स्थित नहीं है तो त्रिभुज ही कहलाएगा। ठीक है, जब भी हम बनेगा तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेना है आपको, यहाँ से ए से स्टार्ट करना है, ए बी और ये हो जाएगा सी। तो ये मिल गया आपको 3 बिंदु, मिल गए 3 बिंदु, ये होगा आपका सेकंड का आंसर। पर इसके साथ और क्या हमें लिख सकते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमने बता दिया कि जो हमने तीनों बिंदु बता दी, मध्य में कौन है, जो मध्य में है वो है ए बी, मध्य में स्थित है। यदि यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जो ए सी है प्लस अगर हम सी बी करेंगे तो वो छोटा रहेगा ए बी से। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी। बस सेकंड का आंसर इतना कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, जिसको भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि सॉल्यूशन में बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आ गया हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यदि दो बिंदु है ए बी, उनके बीच एक बिंदु सी स्थित है, और इसके बाद बोला गया है ए सी की जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर है। देन इसके बाद तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी और इसकी आकृति खींचकर स्पष्ट बनाइए। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन बोला गया है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालेंगे आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 डालने के बाद आपको क्या बोला गया था कि एक बिंदु है ए बी, तो ए बी बिंदु के बीच में सी स्थित है। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ए, एक बिंदु ए और ये हो जाएगा बी।
इसे डाल दीजिए ए, ऐसे दे दीजिए बी। इन दोनों को आप जो है मिला दीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद ठीक बीच में स्थित सी करिए, क्योंकि इधर की रेखा बराबर हो जाएगी, इधर की बराबर हो जाएगी। इतना डायग्राम बन चुका है, ठीक है। डायग्राम बन चुका है, इसके बाद क्या करना है, अब जो दिया गया है वो लिखना है। तो आपको लिखना है ए सी बराबर यहाँ पर जो है बी सी, ये क्वेश्चन में दिया है। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए सी जो बराबर है वो किसके बराबर है, 1/2 ए बी की, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो ए सी है वो इक्वल टू है बी सी के। तो बी सी के अगर बराबर है तो आपको क्या करना है, इसमें ए सी प्लस आपको ए बी करना है, और इक्वल टू इसे मान लेना है बी सी प्लस ए सी के, ठीक है। ये मान लेना है, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अभिकृत नंबर 2 से लिया गया है, इतना सब। इसके बाद अब ये बनेगा यहाँ पे 2 सी इक्वल टू ए बी। ये कैसे बना, तो आपको एक है यहाँ पर आप बता दें तो ये संपाती समीकरण है। संपाती समीकरण, तो ये 2ac एक तरफ कॉमन ले लिया, ए बी बचेगा, तो ए बी इधर हमने अलग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2ac ए बी हो गया। अब 2 का उधर पक्षांतर करेंगे तो ac बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी। ये कैसे आए ये सब जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक समीकरण रहता है बी सी प्लस ए सी इक्वल टू होता है ए सी प्लस सी बी, और ये इक्वल टू होता है ए बी के, मतलब संपाती होती है। ये सभी रेखाएं संपाती, क्योंकि दोनों रेखा बराबर है ना एक दूसरे के, इसीलिए। तो ये वाला समीकरण यहाँ पे लगा के आप इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इतना कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है कंप्लीट 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। 5 में देखेंगे क्या बोला गया है। 5 में बोला गया है कि प्रश्न क्रमांक 4 में, ठीक है, सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बनाया था उसमें जो पॉइंट सी हमने यहाँ पे लिया था, आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट सी, ये मध्य बिंदु है। बट आपको बताना है कि रेखा में सिर्फ एक ही रेखाखंड हो सकता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस तरीके से हम सिद्ध करेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो बोला गया है वो लिखना है। तो यहाँ पर आपको बता दें ए बी के 2 मध्य बिंदु लेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। एक ही बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए बी के 2 मध्य बिंदु लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट यहाँ पे लेना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज कर दिया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका ए पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे लेना है, एक पॉइंट यहाँ पे लेना है, ये हो जाएगा आपका एक। इधर यहाँ पे ले लीजिए आप डी पॉइंट, और यहाँ ले लीजिए सी पॉइंट, ठीक है। इनके लेने के बाद आपको आपको पता है कि ए बी का जो मध्य बिंदु है क्वेश्चन नंबर 4 में सी था, ठीक है, मध्य बिंदु सी था। तो सी था, तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिली थी उस क्वेश्चन में, ए सी बराबर आपको वैल्यू मिल गई थी 1/2 इंटू ए बी, मिल गई थी। ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लिया है, ठीक है। आप इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। सेकंड क्या करेंगे आप, आपको क्या करना है, यहाँ पर रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ पर रेखाखंड आप सेकंड लिखना है, जो रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर मध्य बिंदु डी भी रहेगा। अगर सी है तो डी भी रहेगा, डी भी रहेगा तो इसके तरीके से क्या फॉर्म बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा सी की जगह पे डी इक्वल टू 1/ए बी की जगह पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए बी का ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ए सी के बराबर तो हमने समीकरण बनाया था, बट इससे और हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डी हो जाएगा इक्वल टू, ये डी बी के बराबर भी है, ठीक है। ये जो ए डी है वो हम इसे डी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपको 1/2 इंटू ए बी, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और जो ए सी है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ए सी को हम सी बी भी लिख सकते हैं, ये समझ लीजिएगा, दोनों चीजें समझ लीजिए। मतलब जो ए सी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, सी बी सी के बराबर भी है, ठीक है। इस तरीके से दोनों समीकरण बन गए। समीकरण नंबर 2 दे दिया, दोनों देने के बाद अब दोनों समीकरण से हम वैल्यू निकालेंगे, तो आपको मिलेगी दोनों समीकरण ए सी इक्वल टू आपको ए डी मिलेगा दोनों समीकरण से। मतलब जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण से ये वैल्यू आपको मिली है, वैल्यू मिल गई। अब आपको आप देखेंगे कि अगर ए सी ए डी के बराबर है तो यहाँ पर जो है रेखाखंड ए सी रेखाखंड एडी के संपाती होगा, इसके बिंदु समान होंगे, इसके बिंदु अलग नहीं होंगे, डी पर भी संपात होगा। सी बिंदु और डी बिंदु दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है, अपितु एक ही बिंदु है। मतलब ये जो बिंदु है सी और डी, वे दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है, दोनों एक ही बिंदु है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतना निकाल लेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। इतना भी सॉल्यूशन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, इतने में आप आंसर को निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अब है लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट उठ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया आकृति यहाँ पर दी गई है 5.10 में, यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी है। मतलब ये चीज आपने ऊपर देखा होगा, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ऊपर हमने यही सिद्ध किया है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए।
क्योंकि अभी अभी हमने आपको समझाया किस तरीके से क्या करना रहता है। तो कुछ नहीं करना है, डायग्राम पहले सबसे पहले बना लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन दी है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे डी पॉइंट है, सॉरी डी पॉइंट है, यहाँ है बी पॉइंट और यहाँ पे है सी पॉइंट, ठीक है। इतनी वैल्यू यहाँ पर दी है। वैल्यू देने के बाद कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो लिखिएगा। तो यहाँ पर दिया था ए सी बराबर है बी डी, ठीक है, और ए बी बराबर है सी डी। ये चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में। देने के बाद इसमें क्या क्या हम सिद्ध कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है ए बी प्लस आपको करना है बी डी, बी सी, और बी सी करेंगे ए बी प्लस बी सी, ये किसके बराबर होगा, वो ये बराबर होगा आपके बी सी प्लस सी डी के बराबर, ठीक है। इतनी चीजें बराबर रहेगी। बराबर अगर ये रहती है तो यहाँ पर आपको एक समीकरण मिलता है, आपको पता है कि एक समीकरण लगता है ए सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी, या फिर बी डी बराबर होता है आपका बी सी प्लस आपका होता है सी डी, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर ए बी प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर बी सी माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर बी सी इक्वल टू आपका, इक्वल हो गया, इक्वल के बाद यहाँ पर लिखना है आपको बी सी, बी सी के बाद हो जाएगा प्लस सी डी माइनस बी सी। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू थी ये बी डी, यहाँ पर जहाँ पे भी लिखा है बी डी, तो इसकी जगह ये पुट करना है, इसकी जगह पे ये पुट करना है, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद इसको अब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको ए बी बराबर सी डी। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एकदम राइट आंसर हो गया, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं रहेगा, आपको नॉर्मल सी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति दिया गया यूक्लिड अभिकृत की सूची में दिया हुआ अभिकृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ध्यान से बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बता दें कि जो, क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी वस्तु के लिए यह सत्य है कि अभिकृत 5 को सार्वभौमिक और सर्वव्यापी सत्य माना गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं और आपका कंप्लीटली आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ पे आंसर। और यहीं तक थी आपकी वीडियो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कराएंगे ये। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन हम अच्छी तरीके से और बता देंगे। बेसिकली एक ही प्रश्न वाली है इसमें, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हर सब्जेक्ट के, तो आप कंप्लीटली यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कमेंट जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे एग्जामों के लिए। तब तक के लिए जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।